फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिविल IQ फ्रेंड्स। आज हम जीपीएससी का एडवर्टाइज नंबर 37 वाला पेपर जो 2017 में था उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। सिविल का उसका क्वेश्चन 249 से हम देखेंगे फ्रेंड्स, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा फ्रेंड्स अच्छी तरह से। तो आप देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर देन। फ्रेंड्स, जब भी हाइड्रोलिक जंप की बात करते हैं हम, तो आपको तो ऐसा ही लगता है और मुझे भी ऐसा लगता था। जब मैंने पढ़ा नहीं था तब हाइड्रोलिक जंप की बात आती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ऊपर से नीचे की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर फ्रॉम बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू अबोव क्रिटिकल डेप्थ, ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आएगा ए फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन आया है 250 the flow in channel is considered to be a transitional state if the Reynolds number is। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक सिखा देता हूँ कि जो जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आपको देखनी है, वो देखनी है यहाँ पे चैनल लिखा है या फ्रेंड्स लिखा है पाइप, ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। अगर चैनल है, चैनल यानी बड़ी है, ये चीज बड़ी है और पाइप छोटी है, तो आपको पता चल गया। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने की चीज़ ये है कि फ्रेंड्स देखने की चीज़ ये है कि जो बड़ी होती है ना उसकी वैल्यू कम आती है और जो छोटी चीज़ है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे बात किसकी की है? चैनल। यहाँ पे बात किसकी की है? उन्होंने चैनल की। तो चैनल क्या हुई? वो बड़ी चीज़ है, यानी बिग चीज़ है। बिग है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 4000 तो आएगी ही नहीं, और 500 से ट्रांजिशनल स्टेट है। अगर फ्रेंड्स ये स्टेट ट्रांजिशनल नहीं होता तो 500 से कम आती है। अगर ट्रांजिशनल है तो 500 से 2000 आएगी। अगर ये स्टेट टर्बुलेंट है तो 2000 से ज़्यादा आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया कि आंसर बी। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 251। द ड्यूटी ऑफ क्रॉप्स इज 432 हेक्टर पर क्यूमेक when its base period is 100 days, delta for the crop will be। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है। 251 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे 251। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। यहाँ पे इक्वेशन हमारा ये यूज़ करना है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बाई डी। ओके फ्रेंड्स, बी बाई डी। अब यहाँ पे बी यानी बेस पीरियड वो दिया होगा डेज में। उसके बाद डेल्टा इज डेप्थ इन mm, देन डी इज ड्यूटी ऑफ dt, और उसका फ्रेंड्स यूनिट है हेक्टर पर क्यूमेक। अब हमको सिंपली वैल्यू ही पुट करनी है 8.64 इंटू 100 डेज अपॉन ड्यूटी दी है 432। तो ये सब वैल्यू पुट करने से आंसर हमारा 200 mm डेल्टा आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि उसके बाद क्वेश्चन है 252। द फोर्स कंसिडर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम अंडर एम्प्टी रिजर्वायर कंडीशन। फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डैम पे कितने कितने लोड आते हैं। तो डैम पे फ्रेंड्स अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट, अर्थक्वेक प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, ये प्रेशर आते हैं। अब फ्रेंड्स जब डैम एम्प्टी होगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा? तो जो फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि जब डैम एम्प्टी होगा यानी कि एकदम खाली होगा तो उस पर अपना सेल्फ वेट ही लगेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि अपलिफ्ट कितने लो प्रेशर आते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि 5 टाइप के लोड आते हैं, वो भी आप बता सकते हो फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज सूटेबल। तो स्प्रिंकल इरिगेशन उसको स्प्रिंकल और ड्रिफ्ट,
ये दोनों इरिगेशन सिस्टम है, उसमें स्प्रिंकल यानी गुजराती में बोलते हैं फुहारा पद्धति और ड्रिफ्ट को बोलते हैं टपक सिंचाई पद्धति फ्रेंड्स। अब स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन द लैंड इज ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सोइल इज इजीली इरोडेबल। तब आके तब हमारी स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम यूज होती है। ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिंपल है। उसके बाद 254, ओके फ्रेंड्स। तो द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट evapotranspiration नीड ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए वेरिएबल इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड नियर इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ऑप्शन का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सी, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेफिनेशन ऊपर दी है उसको ये इसका इक्वेशन फुलफिल करता है। तो मैं आपको इक्वेशन भी बताऊंगा और उसका आंसर CIR कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको 254। अब कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो CIR इज इक्वल टू ET माइनस RE। ET का मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस RE का मतलब इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये इसका आंसर हो रहा है, जो कि डेफिनेशन में क्लियरली दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स। अब आया 255। ओके, तो वो देखेंगे हम दोस्त। यहाँ पे हम देखेंगे मेरे व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ कि 255 जो कि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है और अभी तक पहली बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो उसको थोड़ा ट्रिकी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। A tube well having a capacity of 4 meter cube per hour operate for the 20 hours each day during the irrigation season. How much area can be commanded if the irrigation interval is 20 days and depth of irrigation is 7 centimeter? यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ पर गौर करना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं राउंड बनाऊंगा, वो चीज़ आपको देखनी है। तो पहले तो कैपेसिटी 4 मीटर क्यूब, उसके बाद ऑपरेट 20 आवर पर ईच डे। अब कितने दिन काम किया है? तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, देन इरिगेशन इंटरवल इज 20 डेज और उसके बाद डेप्थ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है मेरे खुद से, तो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। तो आपको दिखाना चाहूँगा अब मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, देन नाउ वी कैन सी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, तो क्यू हम देखेंगे तो चार दिन और 20 आवर्स, तो 80 मीटर पर डे। ओके, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिस्चार्ज में, तो 9.26 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे बी दिया है बेस पीरियड, वो 20 डेज दिया है। उसके बाद ड्यूटी है डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.07 मीटर। ओके, वो अब सब चीज़ यहाँ पे दे दी है। डेल्टा यहाँ पे ये डी नहीं है फ्रेंड्स, डी हमको फाइंड करना है। ओके, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, डी नहीं है डेल्टा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया। ओके, जो ड्यूटी जब दी होती है ना फ्रेंड्स, तो उसका तो यूनिट हेक्टर पर क्यूमेक होता है, तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते ड्यूटी। तो ड्यूटी हमें फाइंड करनी है फ्रेंड्स, जो हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है और ये डेल्टा हम इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी, यहाँ पे इक्वेशन ऐसा होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी, पर डी को हम यहाँ लाते हैं, डेल्टा को हम नीचे ले जाते हैं। देन सेम इक्वेशन, उसके बाद वैल्यू पुट की 8.64, बी दिया है 20 और डेल्टा दिया है 0.07। उसके बाद हमारा आंसर आता है और डी मिल रहा है हमको, ड्यूटी मिल रही है
2468 हेक्टर पर क्यूमेक जो डी मिला। और डी डी अब जब हमें एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डी इंटू क्यू करेंगे। तो 2468 इंटू 9.26, तो हमारा आंसर आएगा 2.29 हेक्टर। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेंथी था पर आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आया हमारा 256, पिक अप द इनकरेक्ट पेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा सिमिलर है, कौन सा बट रोड है, वो किसके लिए यूज़ होता है, इनमार्ट यहाँ पे वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, प्लास्टर लार्ट्स का स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रिज्म स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन क्या है। इनमें से जो इनकरेक्ट पेयर लग रही है आपको, उस पर आपको गोला लगाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बट रोड, तो मेजरिंग ऑफसेट राइट आंसर, इनवर्ट इज बेस लाइन मेजरमेंट राइट आंसर, प्लास्टर स्लाट्स वो फ्रेंड्स गलत है, मार्किंग अ टर्मिनल पॉइंट, नो फ्रेंड्स वो टर्मिनल पॉइंट के लिए नहीं है, मैंने नीचे लिखा है किसके लिए है वो। तो और प्रिज्म स्क्वायर सेटिंग राइट एंगल वो सही है। तो आपको बता देता हूँ 256 किसके लिए है। 256 का आंसर तो प्लास्टर लास्ट है, वो फिनिश मेनली इंटीरियर डिवाइडिंग वॉल्स एंड सीलिंग, वो फिनिशिंग के लिए है फ्रेंड्स, और वॉल और सीलिंग का इंटीरियर को डिवाइड करने में यूज़ होता है। तो आप अच्छे से देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद 257 फ्रेंड्स, सिस्टेमेटिक एरर इन सर्वेइंग आर। तो फ्रेंड्स देर आर टू टाइप्स एरर, यहाँ पे मैंने उसको भी लिखा है, देर आर टू टाइप्स एरर, सिस्टेमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और उसको कम्युलेटिव एरर बोलते हैं, जो चेंज जो गलती से हो जाती है और उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम एरर, रैंडम एरर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, उसको हम कंपेंसेटिव एरर बोलते हैं। वो हमें वो एरर को हम जल्दी से नेगलेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड। ओके, और ये दोनों ही एरर और पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो अपने ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कम्युलेटिव आएगा फ्रेंड्स। ओके, अच्छे से मैंने ये मैंने वीडियो भी बनाया है टाइप्स ऑफ एरर का, वो आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसमें मैंने जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ही मैंने बात की है। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो एरर वाला क्वेश्चन आता ही है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो होल्डिंग हैंड्स वाला और वो सब उसकी टाइप दिए होगे और वो कौन सी एरर है आपको पहचानना है। उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं आता तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एल कम्युलेटिव एरर को आप एल कम्युलेटिव एरर इज प्रोपोर्शनल टू एल और अंडर रूट एल, वो वाला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये सिस्टेमेटिक एरर से बनता ही है, वो फिक्स है फ्रेंड्स। जीपीएससी में ये क्वेश्चन तो बनता ही है सर्वेइंग में। तो अब देखेंगे हम 258 वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है, अगोनिक लाइंस पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ, तो इसमें जीरो डीप नहीं आता, इक्वल डेक्लिनेशन नहीं है, गलत है, इक्वल डीप गलत है, और आंसर आता है जीरो डेक्लिनेशन आता है। इसमें जीरो तो आ ही आएगा क्योंकि अगोनिक लाइन में जीरो पे ही वो प्लेस होता है, इसलिए जीरो तो आएगा। पर जीरो डीप आता है या डेक्लिनेशन आता है तो वो आपको देखने की जरूरत, थोड़ा देखना है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर फ्रेंड्स थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव होता है, यानी कि मूव होता है तो उसे स्विंगिंग बोलते हैं। अगर थियोडोलाइट वर्टिकल प्लेन में मूव होता है उसे ट्रांजिस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पूछा है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके लिए आंसर हमारा बनेगा स्विंगिंग। अगर वर्टिकल पूछा होता तो उसके लिए हमारा आंसर बनता ट्रांजिस्टिंग, बट यहाँ पे ये आंसर राइट है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय द टू थियोडोलाइट मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हमारा एकदम इजी है। which one of the following is carried out by the two theodolite method? A circular curve ranging, B tachymetric survey, C geodetic survey और D astronomical survey। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है ए, सर्कुलर कर्व रेंजिंग। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, अ चैनल डिजाइन बाय द लेसिस थियरी हैज़ मीन वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द सिल्ट फैक्टर इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब फ्रेंड्स वो एक है। सिल्ट फैक्टर एफ इज इक्वल टू 1 और मीन वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 1। देन द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, उसका क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है नीचे, सॉल्यूशन दिया है 261 का सॉल्यूशन। तो उसमें इक्वेशन आता है 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ अंडर रूट एफ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ख्याल से अंडर रूट एफ आता है, तो यहाँ पे वी भी 1 दिया है और एफ भी 1 दिया है, तो वो 1 ही रहेगा और 5/2 का 2.5 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 2.5 आ रहा है। यहाँ पे इक्वेशन ही याद रखना है, सिर्फ इक्वेशन में जो गलती हो गई तो पूरे क्वेश्चन में आपकी गलती हो जाएगी, तो वो आपको अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 262, व्हेन द आउटफ्लो from a storage reservoir is uncontrolled as in a freely operating spillway, the peak of the outflow hydrograph occur at। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ्स। अ पॉइंट आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। आफ्टर तो नहीं आता फ्रेंड्स, तो ये तो गलती हो गया हमारा बी। द टेल ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, ये भी नहीं आता। पॉइंट बिफोर द इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, बिफोर तो आता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, ये आंसर हमारा बनेगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स। ओके, आई एम कंफर्म ये आंसर ही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 263, ये समझने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेरी मानो तो, द वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द टॉप सॉइल एट सर्टेन स्टेज इज 0.2 सेंटीमीटर पर हावर। A vertical hydraulic conductivity of the topsoil at a certain stage is 0.2 centimeter per hour. A storm of the intensity with 0.5 centimeter per hour occur over the soil of an indefinite period. Okay, assuming the surface drainage to be adequate, the infiltration rate observed after the storm has lasted for a very long time shall be। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जब बारिश आ रही है तो वो आ रही है 0.2 सेंटीमीटर पर हावर की ओर से। फिर आता है फ्रेंड्स स्टॉर्म्स आता है, यानी कि वावाजोड़ा बोलते हैं ना, हम गुजराती में वावाजोड़ा बोलते हैं फ्रेंड। तो वो आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर से। अगर बारिश ख़त्म हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक जो फ्रेंड्स इनफिल्ट्रेशन रेट रहता है वो कितना रहेगा, उसमें ऑप्शन दिया है ए 0.2 सेंटीमीटर पर आवर लेस देन 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, बी 0.2 सेंटीमीटर पर आवर, सी बिटवीन 0.2 एंड 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, और डी 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिया है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती कि सॉइल की कैपेसिटी फ्रेंड्स 0.2 सेंटीमीटर पर आवर है। अगर बारिश ज़्यादा आती है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर से, तो जो बाकी का 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है ना, वो रन ऑफ हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी तो फ्रेंड 0.2 सेंटीमीटर पर आवर ही रहेगी। ये आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी बारिश की कैपेसिटी पानी को इनफिल्ट्रेट करने की है, उतना ही इनफिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद का पानी जो रहता है वो रन ऑफ हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, तो आपका आंसर बनेगा 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। उसके बाद 264, a catchment consists of the 35% area with runoff coefficient 0.45 with the remaining 65% area with runoff coefficient 0.55. The equivalent runoff coefficient will be। ये सिंपल है फ्रेंड्स क्वेश्चन,
इसमें कुछ करना नहीं है, इस तरीका का इक्वेशन लगाना है 264 के लिए कि 0 पॉइंट कोऑफिशिएंट दिया है और परसेंटेज दिए है, तो जो कोऑफिशिएंट दिया है 0.45 और परसेंट दिए 35 प्लस कोऑफिशिएंट दिया है 0.55 और परसेंट दिए 65 वो अपॉन 100, और जो भी हमारा इसका सिंप्लीकेशन करने से आंसर आता है 15.75, और ये पोर्शन का सिंप्लीकेशन करने से आंसर आता है 35.75, और अब वो अपॉन 100 और आंसर आता है हमारा 0.515। ये सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल उसका आंसर भी है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 265 क्वेश्चन नंबर 265, लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच, उसमें ऑप्शन दिए स्टोरेज वेरियस लिनियरली विथ टाइम, स्टोरेज वेरियस लिनियरली विथ आउटफ्लो रेट, सी स्टोरेज वेरियस लिनियरली विथ इनफ्लो रेट, डी स्टोरेज वेरियस लिनियरली विथ एलिवेशन। उसका आंसर फ्रेंड यहाँ पे आउटफ्लो याद रखना है बिल्कुल आपको, आउटफ्लो, और ऑप्शन एक ही रहता है आउटफ्लो वाला, और स्टोरेज वेरियस लिनियरली विथ आउटफ्लो रेट। उसके बाद हमारा आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू द, ऑप्शन ए इनिशियल डेप्थ, ऑप्शन बी कंजुगेट डेप्थ, ऑप्शन सी डिफरेंस इन द अल्टरनेटिव डेप्थ, और ऑप्शन डी डिफरेंस इन द कंजुगेट डेप्थ। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा डिफरेंस इन द कंजुगेटेड डेप्थ। अब ये कॉन्जुगेटेड डेप्थ के बीच में जो डिफरेंस है उससे हम हाइड्रोलिक जंप के इक्वल बताते हैं, उसको हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रख रहा है सीक्वेंट डेप्थ क्या होती है, कॉन्जुगेटेड डेप्थ क्या होती है, और हाइड्रोलिक जंप की हाइट कितनी रहती है आपको देख लेना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत कंफ्यूजन भी करेगा। अगर कई बार डिफरेंस इन द कॉन्जुगेट डेप्थ नहीं लिखा होगा, उसकी जगह सीक्वेंट डेप्थ लिखा है, तो आंसर यही आता है। बट आप ये क्वेश्चन मत टिक कर देना कि डिफरेंस इन द अल्टरनेटिव डेप्थ, वो मत टिक कर देना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।